हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा लास्ट हेडिंग है बंध्यता यानी इनफर्टिलिटी। बंध्यता, इनफर्टिलिटी मतलब बांधना, किसी को किसी भी क्रिया का बंधन होना क्या कहलाएगा? इनफर्टिलिटी कहलाएगा। अब यहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ह्यूमन बींग्स जिनमें संतति उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, वे दंपति जो है वो बंध्य दंपति कहलाते हैं। अब इनमें से या तो फीमेल बंध्य हो सकती है, इनफर्टिलिटी जो है वो या तो फीमेल में पाई जा सकती है या मेल में पाई जा सकती है, या दोनों में भी ये पाया जा सकता है। अब अगर हम जनरल स्वास्थ्य में इनफर्टिलिटी के बारे में बात करें तो ये किसी भी कारण से हो सकता है। शारीरिक हो सकता है, जन्मजात हो सकता है, आनुवंशिक हो सकता है, किसी रोग के कारण ये डिफेक्ट आ सकता है, या दवाइयों के अधिक सेवन करने से ये इफेक्ट आ सकता है, या फिर हमने अभी जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जो भी प्रतिरक्षात्मक या सुरक्षात्मक उपाय अपनाए थे, उसका भी साइड इफेक्ट जो है वो इनफर्टिलिटी के रूप में दिखने को मिलता है। यहाँ तक कि ये मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है। अगर मेंटली दंपति शिशु को अफोर्ड करने में तैयार नहीं है तो ये तब भी हो जाता है। जनरली हमारे जो समाज है, इंडियन जो कम्युनिटी है, इसमें इसका पूरा जो दोष है वो फीमेल को दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मेल में भी ये कमी हो सकती है। और विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा इकाइयां जो है वो नैदानिक जांच में इसके लिए सहायक हो सकती, मतलब इसका निदान कर सकती है, इसका इलाज कर सकती है, और इनमें से कुछ विकारों का उपचार जो है वो करके दंपतियों को अच्छे बच्चा पैदा करने में भी मदद कर सकती है। फिर भी जहां ऐसे दोषों को ठीक करना संभव नहीं है, मतलब मैक्सिमम केस में तो अगर ये जन्मजात है या इसका जो हमने देखा है कि बहुत ही सेंसिटिव ये होता है, जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है, अगर हमने लापरवाही बरती या किसी भी कारण से करा है तो ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। तो इसका जहां पर इन दोषों का इलाज संभव नहीं है, अगर वो फैमिली या वो कपल ऑफिस स्प्रिंग नहीं कर सकती, शिशु पैदा नहीं कर सकती, तो उसके लिए कुछ ऐसी बहुत सारी तकनीकी सहायक जनन प्रौद्योगिकी का डेवलपमेंट आज हो चुका है, और इनमें जो है ये तकनीकी सहायक तकनीकी जनन प्रौद्योगिकी यानी ART कहलाता है। ये इसके अंतर्गत बहुत सारी क्रियाएं हैं। जैसे सबसे पहला अगर हम देखें तो पात्र निषेचन, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, अर्थात शरीर के बाहर शरीर के भीतर की जैसी स्थितियों को निर्मित करके आपका ओवम यानी अंड और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन करा के जाइगोट के उत्पादन के लिए उनको ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाता है। और जाइगोट जब 8 कोश की अवस्था तक पहुंच जाता है डेवलपमेंट करके, या 16 या 32 कोश की अवस्था तक पहुंच जाता है, तो इसको मदर बॉडी के अंदर, रिप्रोडक्टिव बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है ना। तो इसके द्वारा भ्रूण स्थानांतरण ET ऐसा एक उपचार हो सकता है। और इस विधि में सबसे लोकप्रिय रूप से टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम आप लोग सुना ही होगा। टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसमें जैसे कि हमने बताया, प्रयोगशाला में जो भी डोनर है, फीमेल डोनर से अंडाणु और मेल डोनर से, चाहे वो पति हो या कोई अन्य पुरुष हो, उससे स्पर्म को एकत्रित करके प्रयोगशाला में बॉडी के अंदर जैसा एटमॉस्फेयर करके उसका फर्टिलाइजेशन करा के उसको जाइगोट बनने के लिए प्रेरित किया जाता है। जाइगोट में विभाजन के लिए एटमॉस्फेयर दिया जाता है, और फिर ये जाइगोट जो है वो कोशिकाओं में विभाजित होकर लगभग 8 ब्लास्टोमियर स्टेज तक जब पहुंचता है, तब इनको फैलोपियन ट्यूब्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसे युग्मनज अंतः डिंब वाहिनी फैलोपी स्थानांतरण यानी ट्रांसफर, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ZIFT कहा जाता है।
है ना। और जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर से अधिक का होता है, जैसे 16 का या 32 का, तब उसको परिवर्धन हेतु डायरेक्ट यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ऐसे फीमेल जिसका फैलोपियन ट्यूब जो है वर्क नहीं करता है, तब जायगोट को 32 स्टेज तक डेवलप होने दिया जाता है और उसको डायरेक्ट जो है वो यूट्रस की भित्ति में इंजेक्ट कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस प्रकार की जो क्रियाविधि है इसे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर IUT कहते हैं। ये सारे चीजें जो है वो आपके याद करने की है। ART, ET, आपका ZIFT, है ना, IUT, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये क्या कौन सी क्रिया है, ये सब आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आप लोग इन सबको याद रखेंगे। जिन स्त्रियों में गर्भधारण की समस्या रहती है, यानी जो कहना चाहिए बच्चा मतलब वहां पे उसके यूट्रस में ठहरता नहीं है जल्दी से, तो उनकी सहायता के लिए जीवे निषेचन, इन विवो फर्टिलाइजेशन, स्त्री के भीतर ही युग्मक का संलयन से बनने वाले भ्रूण को भी स्थानांतरण के लिए प्रयोगशाला में लाया जा सकता है। तो ऐसे मामले में जहां फीमेल अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए और भ्रूण के डेवलपमेंट के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती है, यानी वो कैपेबल होती है, तब उनके लिए एक अन्य विधि को अपनाया जाता है जिसमें डोनर से अंडाणु लिया जाता है। मतलब फीमेल जो होती है, कोई अन्य फीमेल उससे अंडाणु को लेकर ऐसे फीमेल जो कि उसको डेवलप करने में सक्षम होती है, उनकी फैलोपियन ट्यूब्स में इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, यानी फैलोपी नलिका में स्थानांतरण GIFT इस क्रिया को कहा जाता है, कर दिया जाता है। प्रयोगशाला में भ्रूण के बनने के लिए अंतःकोश की शुक्राणु निक्षेपण ICSI दूसरी एक विशिष्ट प्रक्रिया है, जिसमें स्पर्म को सीधे ही अंडाणु से अंतःक्षेपित कर दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार बंध्यता के ऐसे मामले में जिनमें पुरुष साथी स्त्री को वीर्य सेचित कर सकने में, सीमेन इंजेक्ट कर पाने में योग्य नहीं है, या उनका जो सीमेन होता है उनमें स्पर्म की संख्या बहुत कम है, स्पर्म जो है वो स्ट्रांग नहीं है, तो ऐसे दोष का निवारण कृत्रिम वीर्य सेचन AI आर्टिफिशियल आपका वीर्य का सेचन स्पर्म का, है ना, इंट्रा इंजेक्शन तकनीक से किया जा सकता है। इस तकनीक में पति या स्वस्थ दाता डोनर जो होता है मेल, उससे स्पर्म को लेकर कृत्रिम रूप से या तो फीमेल के वेजाइना में या फिर उसके यूट्रस में इंजेक्ट कर दिया जाता है। अतः ऐसे गर्भाशय वीर्य सेचन जो है वो IUI कहलाता है। इस प्रकार बहुत सारे विकल्प हैं जिनके द्वारा इनफर्टिलिटी की समस्या से निपटा जा सकता है, लेकिन इन सभी तकनीकों में विशेषीकृत व्यावसायिक विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है और इन क्रियाओं के लिए बहुत ही उच्च परिशुद्धता और पूर्ण संचालन यानी हैंडलिंग की आवश्यकता होती है, और ये महंगी भी होती है। मतलब स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, नीम हकीम डॉक्टर नहीं या वैद्य वगैरह नहीं, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनके गाइडेंस में एक अच्छी लैब, एक अच्छा प्रयोगशाला, एक अच्छा हॉस्पिटलिटी का इन्वायरमेंट में ये क्रियाएं जो होती है और ये जो है वो काफी महंगी पड़ती है। तो हमारे देश में केवल कुछ ही शहरों में उपलब्ध हैं, यानी कहना चाहिए ये केवल जो है वो पैसे वालों का या अमीरों के लिए सुविधा है, अभी गरीबों के लिए ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। इन उपायों को अपनाने में भावनात्मक रूप से, धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, है ना, मतलब ये सब घटक भी जो है वो इन उपायों को अपनाने के लिए काफी इफेक्टिव होते हैं, मतलब इफेक्ट डालते हैं। और इन सभी प्रक्रियाओं का, चाहे जो जिस भी क्रिया से हो, इन सभी क्रियाओं का अंतिम लक्ष्य तो संतान प्राप्त करना ही होता है। ऐसे दंपत्ति जो संतान प्राप्त करने में सक्षम नहीं है या उनको परेशानी आ रही है, तो उनके हेल्प के लिए ये सब बना हुआ है।
और अगर हम अपने इंडिया के एटमॉस्फेयर को देखें तो यहाँ पर इतने अधिक अनाथ बच्चे हैं, चाहे जिस भी वजह से, चाहे उनके मम्मी पापा का डेथ किसी दुर्घटना की वजह से हो गई हो, या अनमैरिड गर्ल्स जो है वो चाइल्ड को प्रोड्यूस करती है, तो इस प्रकार बच्चों को वो छोड़ देती है अनाथालय वगैरह में या ऐसी। तो बहुत सारे ऐसे अनाथ दीनहीन बच्चे हमारे भारत के इन्वायरमेंट में हैं। और अगर अपने आप को, अपने दिल को बड़ा करके ह्यूमैनिटी का सबूत देते हुए इन बच्चों को गोद लिया जाए और इनका पालन पोषण करके उनको एक अच्छा नागरिक बनने में मदद किया जाए, तो ये एक बहुत ही अच्छा इंस्पायरिंग एंड कहना चाहिए कि एक ह्यूमैनिटी का उदाहरण बन सकता है। हमारे देश में इसके लिए कानून भी बना हुआ है जिसके तहत बच्चों को गोद लिया जा सकता है। बच्चों को गोद लेने की इजाज़त कानूनी रूप से सरकार देती है। तो ऐसे दंपति जो इनके इच्छुक हैं उनके लिए ये संतान प्राप्ति का एक बहुत अच्छा सर्वोत्तम उपाय है, क्योंकि जो मेडिकली टेक्निक्स हैं वो हर एक दंपति को, कपल को सूट करे ये भी आवश्यक नहीं है, और हर एक के पास इतना पैसा हो ये भी आवश्यक नहीं है। उससे कई फिजिकली प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। जबकि अगर हम किसी व्यक्ति का, किसी एक ह्यूमन बीइंग का जीवन संवारने में, जीवन को सुधारने में उसकी मदद कर सकें, उसके जीवन को बेहतर बना सके, उसको बेहतर एक एटमॉस्फेयर दे सकें, तो ये समाज के लिए बहुत ही बड़ा योगदान होगा। तो इस प्रकार आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ का चैप्टर जो है वो ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।